आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर भड़क गए। नीतीश कुमार उस वक्त भड़के जब विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। आज सारे विपक्ष के नेता हरी टी शर्ट में विधानसभा और विधान परिषद पहुंचे थे। सभी के टी शर्ट पर नारा लिखा हुआ था, आरक्षण चोर, बीजेपी और एनडीए की सरकार। इस नारे को देखकर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज तक सदन में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टी शर्ट पहनकर और उसमें नारे लिखवा कर सदन पहुंचा हो। यह पहली बार हो रहा और यह आरजेडी पार्टी ही कर सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पति का है। तुम तो बेचारी हो, तुम तो ऐसे ही सदन के अंदर आ गई हो। हालांकि इसके पहले भी सदन में कई बार नीतीश कुमार का गुस्सा सामने आ चुका है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जस्टिस यशवंत वर्मा की नियुक्ति को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन का हड़ताल का किया ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता जज यशवंत वर्मा का विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन खुलकर मैदान में उतर आया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद न किया जाए। इससे पहले इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने पहले ही कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहाँ न्याय देने के लिए भेज दिया जाए। बीते दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लगने के बाद करोड़ों रुपए कैश जलने की खबर सामने आई थी। इसके बाद यशवंत वर्मा विवादों में आ गए। इसी बीच एक और खबर सामने आई कि जज यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बार एसोसिएशन ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जज से नहीं बल्कि सिस्टम से है। खामियां रखने वाले लोगों को खामियां दूर करने के बजाय यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसे सिस्टम खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीतू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। नौकरी दो, जंजीरें नहीं, ये कहते हुए आज यूथ कांग्रेस दिल्ली जंतर मंतर पर संसद घेराव की तरफ जाने के लिए तत्पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नेता, कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये अगर आप जिस तरीके से देखें, अगर आप ऊपर भी देखें, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर सारे जो यूथ कांग्रेस के देश भर से आए हुए लोग हैं। और इस तरीके की जंजीरें लगातार जिस तरीके से हैं, लोग यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए। नौकरी दो, जंजीरें नहीं, ये कहते हुए ये सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, कल एनएसयूआई जो था, एनएसयूआई भी यहाँ सड़कों पर इसी तरीके से संघर्ष कर रहा था। राहुल गांधी भी आए थे। आज फिर यहाँ पर यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं, इन्होंने अब अपना, कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। रोजाना रोजगार, पेपर लीक, इस तरीके के मुद्दे को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। 27 साल बाद बीजेपी ने अपना दिल्ली सरकार में पहला बजट पेश किया। 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। 2 घंटे 20 मिनट की अपनी स्पीच में रेखा गुप्ता ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की और हर वर्ग को कुछ न कुछ बजट जो है वो आवंटित किया गया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट रखा गया। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए देगी। रेखा गुप्ता ने कहा केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वहीं रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ पिंक पीसीआर जो है वो भी शुरू की जाएगी। गरीबों को मुफ्त लैपटॉप, बच्चों को योग मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए, अस्पतालों के लिए 1000 करोड़ रुपए, हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है, ये भी कहा गया। यमुना के लिए 500 करोड़, इसमें 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बनाए जाएंगे। इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़, टैंकरों को अब जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। साफ तौर पर जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादे विधानसभा चुनाव में किए थे, उन पर अब अमली जामा बजट के माध्यम से पहुंचाए जाने की कोशिश बीजेपी ने की है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में चुनावी साल है, इसको लेकर पोस्टर वार लगातार जारी है। आरजेडी के तरफ से एक के बाद एक नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस बार भी जो पोस्टर लगाया गया है, इसमें साफ तौर पर निशाना एनडीए की सरकार पर किया गया है।
तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके मुकर जाते हो। हालांकि मुकर जाते हो यह शब्द नहीं लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 1 एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, नंबर 2 वह पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। तीनों नेताओं की तस्वीर है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो, जीतन राम मांझी की हो या फिर चिराग पासवान की। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिल रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। निश्चित तौर पर घेराबंदी करने की कोशिश की गई है वह वोट बिल संशोधन को लेकर। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के जिस बयान को आधार बनाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी, उसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि जिस बयान को आधार बनाकर जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी है वो बयान डीके शिवकुमार का था ही नहीं। डीके शिवकुमार की यह टिप्पणी कर्नाटक कांग्रेस सरकार द्वारा मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी अनुबंधों में 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद आई है। भाजपा ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इसे गैर संवैधानिक बताया है। हाल ही में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं दिए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए शिव कुमार ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि हर कोई अदालत जाएगा। आइए किसी अच्छे दिन का इंतजार करें, अच्छे दिन आएंगे। बदलाव का एक हिस्सा है, संविधान बदलेगा, कुर्सी बदलेगी। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। रमजान का महीना चल रहा है और रोजे खत्म होने के साथ ही ईद मनाया जाएगा। इस बीच बीजेपी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। सौगाते मोदी इस कार्यक्रम का नाम है। इसकी शुरुआत आज बीजेपी के महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दिल्ली से की है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात देगी। वो एक मोदी किट होगा जिसका नाम सौगाते मोदी कहा गया है। इस कदम का मकसद यह है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके, वो भी त्योहार का जश्न मना सके और उन्हें ईद मनाने में किसी की तरह का दिक्कत न हो। इसी के चलते बीजेपी ने सौगाते मोदी शुरू की है। अब सवाल यह है कि वह 32 लाख लोग कौन होंगे जिन्हें ये सौगात दी जाएगी। खास बात यह है कि बीजेपी ने तैयारी की है जो 32 लाख गरीब मुसलमान हो उन तक ये सौगात पहुंचे ताकि उनके ईद का रंग फीका न रहे। विशेष तौर पे बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ता जो होंगे वो तमाम मस्जिदों से संपर्क करेंगे और मस्जिद कमेटी के सहयोग से गरीब मुसलमानों की पहचान करेंगे और वैसे 32 लाख गरीबों तक मोदी किट पहुंचाया जाएगा ताकि वो अच्छे से अपना त्योहार मना सके। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बसपा प्रमुख मायावती की नजर अब सूबे के ओबीसी वोट बैंक पर टिक गई है और यही वजह है कि मायावती ने बैठक में कई बड़े फैसले भी ले लिए हैं। दरअसल आज बसपा मुखिया मायावती ने दलित पिछड़ा भाईचारा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान मायावती ने कहा कि गांव-गांव में लोगों को खासकर बीजेपी, सपा और कांग्रेस के दलित पिछड़ा विरोधी कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मायावती ने ये भी कहा कि अब इन वर्गों के उत्थान के लिए सत्ता की चाबी बेहद जरूरी है। ये वर्षों बाद हुआ है जब मायावती ने प्रदेश के नेताओं के साथ ही ओबीसी नेताओं को भी बैठक में बुलाया। यही नहीं, मायावती अब पीडीए वोट बैंक को साथ लाना चाहती हैं। खास बात ये भी रही कि मायावती ने 13 साल बाद पार्टी की भाईचारा कमेटियों को बहाल कर दिया है और अब पार्टी से ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सदन में एक बड़ा बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पार्टी के एक सहकारी और कैबिनेट मंत्री जयकुमार गोरे को फंसाने में एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का हाथ है। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में सुप्रिया सुले और रोहित पवार पर आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए यूट्यूबर पत्रकार ने जितने भी वीडियो बनाए थे, सबसे पहले ये वीडियो सुप्रिया सुले और रोहित पवार को भेजे गए थे और उनकी सहमति के बाद ही वो वीडियो आगे बढ़ा दिए गए। आपको बता दें कि जयकुमार गोरे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बदले में 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 1 करोड़ की पहली किस्त लेते हुए पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जो यूट्यूबर पत्रकार है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है फिरौती का और उस पर भी जांच चल रही है।
कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। कॉमेडियन बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर यूपी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नोटिस का जवाब देते हुए एक पत्र लिखा। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस मेरे खिलाफ बोलने के लिए लोगों को धमका रही है। खुद एसीपी व्हाट्सएप ग्रुपों पर मेरे खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। हाल ही में अपनी सरकार के खिलाफ बोलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को एक नोटिस जारी कर दिया था। गुर्जर ने आगे कहा कि गाजियाबाद के एक बड़े अधिकारी के निर्देश पर ही स्थानीय अधिकारियों ने कलश यात्रा को रोका। कलश को खंडित करने का प्रयास किया गया। रामचरितमानस को भी खंडित कर उसे फाड़ने की कोशिश की गई थी। फिलहाल नोटिस का जवाब मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही बीजेपी के आला नेता हस्तक्षेप करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दो गुटों ने अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया, उनसे अलग हो गए। इसे अलगाववादी संगठनों को एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अपना नाता पूरी तरीके से तोड़ लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कभी हिस्सा थे, उन्होंने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे अलगाववाद की ताकतें पूरी तरीके से कमजोर होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया है और एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दो संगठन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हुए हैं, उनका वो स्वागत करते हैं। जो मोदी के जो कश्मीर का सपना है, उसे साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अलगाववाद इससे पूरी तरीके से कश्मीर में खत्म होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ न्यूज 24 दिल्ली। कठुआ जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का चल रहे ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगाल रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो है वो सुरक्षा बलों के पास है। आप देखिए कि पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। मकसद इन बहादुर जवानों का यही है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में मौजूद हैं, चुन चुन कर तमाम आतंकियों का सफाया किया जाए। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो है वो लगी हुई है। तस्वीरों में आप देखिए बेहद ज्यादा संख्या में जवान जो है इस पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन कर रहे हैं। और एक रिकवरी जो है वो भी सुरक्षा बलों ने जंगल से की है, जिसमें हथियार भी है, गोला बारूद भी है, कुछ अन्य सामान भी है, खाने पीने का सामान भी है, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकी जो है यहाँ पर रुके हुए थे। मकसद इन बहादुर जवानों का यही है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। कैमरामैन अंकित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, कठुआ, हीरानगर सेक्टर। राजस्थान सरकार इस बार से चैत्र प्रतिपदा यानी कि हिंदू नववर्ष पर राजस्थान दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पूरे एक हफ्ते तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ करेंगे। खास बात यह होगी कि अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं, युवाओं के साथ साथ किसानों के लिए अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सरकार की ओर से उनके खाते में डीबीटी ट्रांसफर की तमाम योजनाओं को भी इस दौरान किया जाएगा और कई बड़ी सौगातें भी राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस के मौके पर दे रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर उदयपुर के साथ साथ बांसवाड़ा के दौरे पर है और इस दौरान कालीबाई भील योजना के तहत छात्राओं को 5000 स्कूटी देने सहित डीबीटी खाते में पैसा जमा कराने, सोलार दीदी जैसी योजनाओं के लिए भी वे धनराशि को जारी करेंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में रामनवमी मनाया जाना है और रामनवमी को लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन अभी से मुस्तैद हो गया है। यानी इस बार पिछली बार की तरह कोई अप्रिय घटना न घट सके, अशांति न फैल सके, इसको लेकर पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस समय हम मौजूद है, देखिए हावड़ा का ये वो जगह है, हावड़ा ब्रिज। यानी जो जुलूस और मिছিল निकलेगा
किसे किस तरह से पुलिस कंट्रोल करेगी, यहीं पे देखिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग बनाया गया है। यानी हावड़ा सिटी पुलिस की तरफ से, कोलकाता सिटी यहाँ पे जो पुलिस है उसके तरफ से, दोनों तरफों से यानी पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिस दिन रामनवमी रहेगा यानी 6 अप्रैल के दिन पूरे इलाके में ड्रोन कैमरा के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। पिछले बार जिस तरह से रामनवमी के मौके पे हावड़ा के शिवपुर में अशांति हुआ था, वही हुगली के रिश्ला में अशांति फैली थी। कुछ उपद्रवियों ने जिस तरह से मिছিল पे हमला किया था और इस बार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 5000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस के जवानों की भी तैनाती किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। में पत्रकार प्रशांत कोरटकर को कोल्हापुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान बड़ी तादाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक और प्रेमी भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जो प्रशांत कोरटकर के प्रति काफी आक्रामक थे। लिहाजा कोर्ट के बाहर पुलिस और SRPF का तगड़ा बंदोबस्त भी किया गया था। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में प्रशांत कोरटकर को सोमवार के दिन तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था। कोरटकर पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज का अपमान करने और इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने का आरोप है। प्रशांत कोरटकर 25 फरवरी से फरार थे। नागपुर से फरार होने के बाद कोरटकर चंद्रपुर में छुपे हुए थे और जब कोल्हापुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चंद्रपुर पहुंची तो वहां से फरार हो गए थे। कोरटकर के मामले में राज्य में सियासत भी काफी देखने को मिली। कोरटकर को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के काफी करीबी माना जाता है। लिहाजा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार जानबूझकर कोरटकर को बचाने का प्रयास कर रही है। कोरटकर ने गिरफ्तारी से पहले हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।